के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और करीब 1,56,00,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। 8 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आ जाएंगे। तो जो चुनावी शोर अब तक सुनने को मिल रहा है वो कुछ देर में, लगभग 1 घंटे की अगर बात की जाए, 1 घंटे बाद वो थम जाएगा और उसके बाद जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो लागू हो जाएंगे। 5 फरवरी को आपको बता दें वोटिंग होनी है दिल्ली में और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और किसकी सत्ता में वापसी हो रही है या फिर कौन नई सत्ता बना रहा है। ये तमाम सवालों के जवाब 8 तारीख को मिल जाएंगे। तो ये चुनाव का प्रचार जो कि काफी जोरदार तरीके से सभी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रहा है वो बस थमने वाला है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। कुछ ही देर में आपको बता दें चुनाव प्रचार थमने वाला है और ज्यादा अपडेट उनसे ले लेते हैं। अपराजिता, बस और 1 घंटा, इसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब तक क्या माहौल आपको चुनावी तौर पर नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए विनय, जिस तरीके से 20 जनवरी से जिसकी शुरुआत हुई थी, चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी, अभी से 1 घंटे बाद वो समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है। वहीं चुनावी माहौल की अगर बात करते हैं तो कल आज की अगर बात की जाए तो करीब 20 से ऊपर जनसभा वहीं रैली को संबोधित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं आम आदमी पार्टी भी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है। उनके खुद अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री, खुद डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तो तमाम दिग्गज नेता आज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं क्योंकि आखिरी दिन है, केवल 1 घंटा बचा हुआ है, जिसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो थमती हुई नजर आने वाली है, जिसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है, किसका पलड़ा भारी होता है। कि लगातार जिस तरीके से 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सियासत से महरूम है, वहीं 2 बार से आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में सफल रही है। 2015 की बात करते हैं तो 67 आम आदमी पार्टी, वहीं 3 बीजेपी, 0 कांग्रेस। वहीं अगर हम 2020 की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी को जहां 62 सीट्स आई, बीजेपी को 8 सीट्स आई, कांग्रेस को 0। वहीं कांग्रेस पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि इस बार कम से कम विधानसभा तक पहुंच जाए। वहीं बीजेपी जिस तरीके से 27 सालों से महरूम है, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके। वहीं आम आदमी पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। पहला एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, जिस तरीके से 2 टर्म से आम आदमी पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी हो जाता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से कई कार्रवाई हुई थी, चाहे हम शराब घोटाले की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आम आदमी पार्टी के लिए, जिसकी नफ्स दबाती भी बीजेपी नजर आती है। और आज भी हमने सुना था किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया गया है तो उनके द्वारा जिक्र भी किया गया किस तरीके से दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया किए हैं, कहते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है। हालांकि अगर इस चुनाव की बात करते हैं तो एक तरफा चुनाव नहीं रहने वाला, इस बार का कांटे की टक्कर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और साथ ही अगर कांग्रेस की बात करते हैं, चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2015 की हम बात करते हैं तो 2013-2015 की बात करते हैं तो बीजेपी की जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो आज भी बरकरार है, मगर कांग्रेस की जो वोट बैंक थी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ गई थी। अब आम आदमी पार्टी के लिए ये चैलेंज हो जाता है कि अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत होती है तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स है वो कांग्रेस की तरफ झुकते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अपराजिता, कुछ हॉट सीटों की बात करें, जिस दिन से ये चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस दिन से लेकर अब तक, उस बीच में हमने प्रत्याशियों का ऐलान देखा, बहुत सारी सीटों पर चेहरे बदल दिए गए, तो उनको लेकर आपको क्या लग रहा है? अब माहौल क्या नजर आता है हॉट सीट की खासतौर पर बात करें? देखिए, सबसे पहले कि नई दिल्ली विधानसभा की हम बात करते हैं, जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने शीला दीक्षित के पुत्र, जिस तरीके से 15 साल तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही थी, शीला दीक्षित की जिस तरीके से सरकार रही थी, उसके बाद अब संदीप दीक्षित उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला है अरविंद केजरीवाल के, और बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो भी बहुत मजबूत है। तो एक खासा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आसान नहीं होने वाला अरविंद केजरीवाल का मुकाबला भी यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री आतिशी की सीट की बात करते हैं, कालका जी की बात करते हैं, तो उनके सामने अलका लांबा है, वो भी बहुत मजबूत उम्मीदवार है और बीजेपी ने बहुत मजबूत उम्मीदवार को वहां से उतारा है। तो इस बार का मुकाबला हॉट सीट हो जाए या नॉर्मल सीट हो जाए, काफी एक
कांटे का देखने को मिल रहा है, टक्कर का देखने को मिल रहा है। और साथ साथ अगर हम बरपरगंज विधानसभा की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी सीट थी बरपरगंज, मगर इस बार बदल दिया गया है, अवध ओझा को वहां से उतारा गया। अवध ओझा अभी से थोड़े समय पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, टीचर फेस हैं, जिस तरीके से उन्हें एज अ टीचर देखा जाता है, और वो सीट खुद में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मनीष सिसोदिया वहां से थे। जिस तरीके से जो अगर स्कूल्स की बात करते हैं, एक अलग डेफिनेशन सेट करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए हैं दिल्ली में, और वापस से टीचर को ही एक सीट देना अब क्यों चेंज किया गया था, इसको लेकर भी बीजेपी सवाल उठाती हुई नजर आती है। कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया डर गए, इस तरह की चीजें बीजेपी के द्वारा कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक असर देखने को मिलेगा। तो कई सीटें ऐसी हैं, चाहे हम करोलबाग की भी बात कर लेते हैं, दुष्यंत कुमार गौतम वहां से बीजेपी के उम्मीदवार है, तो काफी जितनी हॉट सीट्स हैं, अगर आम आदमी पार्टी ने दिग्गज वहां से उतारे हैं, तो बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने, दोनों ने अपने अपने दिग्गज वहां से उतारे हैं। तो इस बार का मुकाबला काफी हम कह सकते हैं कि एक चैलेंज से भरा हुआ है, और कहना मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, किसके नाम पर जीत दर्ज होगी। जी, हॉट सीट की हमने बात की है अपराजिता, हॉट मुद्दों पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। तो इस बार सत्ता पक्ष की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी की तरफ से किन मुद्दों को उठाया गया, और दूसरी तरफ हम विपक्ष के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से किन मुद्दों को उठाया गया, सबसे ज्यादा हॉट मुद्दा आपको क्या नजर आया? देखिए, सबसे पहले हॉट मुद्दे की अगर हम बात करते हैं तो शीश महल जिस तरीके से उसे उठाया गया था कांग्रेस के तरफ से और बीजेपी की तरफ से, शीश महल एक मुद्दा उठाया गया जिसके पलटवार में आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा गया कि राजमहल दिखाया जाए, यहाँ पे जहाँ पे पीएम रहते हैं, हम शीश महल दिखाने को तैयार है मगर वो राजमहल दिखाए। तो इस तरह की बयानबाजी शीश महल को लेकर हुई, और हमने देखा था जिस तरीके से काफी ज्यादा उस पर भी एक गरमाया हुआ मुद्दा था। विधानसभा चुनाव से पहले भी ये काफी गरमाया हुआ एक टॉपिक था। इसके अलावा यमुना की बात करते हैं, यमुना को लेकर के वचन लिया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि इसे साफ किया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा, मगर जिसमें अरविंद केजरीवाल असफल रहे। हालांकि इस पर डिबेट भी काफी हुई, जिस तरीके से हरियाणा के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हुए, आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि जो भी दुर्दशा है यमुना की वो हरियाणा की वजह से है। हालांकि जिसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया और तमाम जो सबूत होते हैं वो भी पेश करते हुए नजर आए, ताकि जनता को किसी तरीका कोई कंफ्यूजन ना हो। यमुना एक मुद्दा हो जाता है, और साथ ही जिसको लेकर के आज भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया, हालांकि मैनिफेस्टो में जिक्र जरूर किया गया था कि 3 साल के अंदर अंदर उसे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, और आज भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल जुमलाबाजी था अरविंद केजरीवाल का, वो नहीं यमुना को साफ करने में असफल रहे। आज स्वाति मालिवाल जो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद, उनके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया, और आज भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया कि 3 वर्ष के अंदर अंदर यमुना की जो स्थिति होगी वो देखने वाली होगी। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम पूरी तरीके से उसे स्वच्छ बनाएंगे। इसके साथ साथ और भी जैसे मुद्दे होते हैं, प्रदूषण हो जाता है। दिल्ली ऐसी जगह है जहां हमने देखा किस तरीके से जो AQI का लेवल है वो 500 भी लगभग पहुंचने की ओर था, तो ये परिस्थिति थी प्रदूषण की, तो वो भी मुद्दा उठाते हुए विपक्ष नजर आए हैं। और साथ ही अगर हम जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की बात करते तो ये कुछ ऐसा मुद्दा है, शराब घोटाले जैसे मुद्दा है जिसके जो कमजोर नस है आम आदमी पार्टी की, जिसे दबाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों नजर आते हैं। वहीं बीजेपी की बात करते तो बीजेपी जैसे मुद्दे, यमुना जैसे मुद्दे हो जाते हैं, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात कर ली जाए, या फिर और भी ज्यादा योजना, यानी जिस तरीके से महिलाओं को दिया जा रहा है 2500 रुपए, इसके अलावा 21,000 प्लस 6 प्रेग्नेंट किट, तमाम चीजें जिस तरीके से उठाया गया है बीजेपी के द्वारा, और कांग्रेस भी इस तरह का कोई योजनाओं का जिक्र करती हुई नजर आ रही है। जी, और इन सब में एक चीज जरूरी हो जाती है अपराजिता बात करना कि हाल ही में हमने हरियाणा और महाराष्ट्र के जो नतीजे देखे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, इनको लेकर राजनेताओं से आप लगातार बात करते रहे जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। दूसरा, जिन हरियाणा बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहां आपको क्या कुछ बदलाव नजर आता है पिछली बार की तुलना में? बिल्कुल, देखिए अगर हरियाणा की बात करते हैं, जिस तरीके से इसका एक सकारात्मक असर रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में और महाराष्ट्र में एक जीत दर्ज किया गया है, बीजेपी के द्वारा एनडीए के गठबंधन की जीत हुई थी महाराष्ट्र में, इसका एक सकारात्मक असर रहने वाला है। खासतौर पर हरियाणा की बात करते हैं, 3 तरफ से हरियाणा है, कुल 14 से ऊपर नेताओं की ड्यूटी हरियाणा में लगाई गई, 32 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, तो एक सकारात्मक असर इसका भी रहने वाला है। चलिए, फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका अपराजिता, और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो चुनाव प्रचार बस थमने ही वाला है, और उन तमाम चीज़ों पर हम लगातार बात कर रहे हैं जो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल अब तक रही हैं, और उनका क्या इम्पैक्ट असल देखने को मिलेगा वो तो 8 तारीख को साफ होगा। लेकिन अब तक की बात करें तो चुनाव प्रचार में हर पार्टी की तरफ से पूरी जान झोंकी गई है। स्टार प्रचारक तमाम नजर आए हैं और उन्होंने अपने हिसाब से उन तमाम मुद्दों को उठाया है जिन मुद्दों को लेकर शुरुआत से पार्टियां आगे बढ़ती रहीं।